ठीक। टाइप्स ऑफ अकाउंट का मतलब अकाउंट का प्रकार। अकाउंट जो है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक पर्सनल और दूसरा इम्पर्सनल। व्यक्ति से संबंधित जितना भी अकाउंट होगा, मतलब किसी व्यक्ति का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, फैक्ट्री का नाम, कंपनी का नाम, बैंक का नाम, ये सब का सब क्या कहलाएगा, पर्सनल। और जितना भी व्यक्ति को छोड़ के बाकी जितना कुछ आपका अवेलेबल है सब का सब इम्पर्सनल। जितना कुछ में आ गया, बेंच, कुर्सी, टेबल, कंप्यूटर, जमीन, रुपया, पैसा, ये सब का सब इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट का 3 टाइप जो पिछले दिन हम बता दिए थे। सिंगल व्यक्ति के अकाउंट को नेचुरल पर्सन अकाउंट में रख देंगे। एक से ज़्यादा जहाँ पे व्यक्ति आए वो आर्टिफिशियल हो जाएगा। और जो थर्ड व्यक्ति को रिप्रेजेंट करे वो क्या कहलाएगा, रिप्रेजेंटेटिव। जैसे मोहन, तो मोहन एक आदमी है तो वो क्या हो गया, नेचुरल। बैंक का मतलब एक से ज़्यादा, कंपनी एक से ज़्यादा, स्कूल एक से ज़्यादा, तो वो क्या हो गया, आर्टिफिशियल। और थर्ड पार्टी का मतलब आप कहीं पे गए और आप किसी तीसरे व्यक्ति को रिप्रेजेंट करें। जैसे हम यहाँ पे पैसा लेने के लिए एक व्यक्ति को रख दिए, तो आप तो फी दीजिएगा IT विजन को, लेकिन उस पैसे को थर्ड व्यक्ति एक लेगा, बैठे के लेगा, तो वो थर्ड पार्टी जो होगा वो क्या हो गया, रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ तक कंफ्यूजन नहीं है। अब आते हैं हम लोग इम्पर्सनल में। इम्पर्सनल में 2 तरह के अकाउंट होते हैं, एक को कहते हैं रियल और एक को कहते हैं नॉमिनल। सबसे आसान तरीका, जितना भी वस्तु होगा, सामान होगा, वो सब का सब डाल दीजिए रियल। और सामान वस्तु के आने जाने का जो कारण होगा उस कारण को डाल दीजिए नॉमिनल। कारण का मतलब समझिए। नॉमिनल अकाउंट का सिंपल मतलब समझिए, खर्च या लॉस या प्रॉफिट या गेन का कारण। और वो जो सामान वस्तु होगा वो क्या कहलाएगा, रियल। जैसे आप किराया किसी को दिए, तो किराया में आप क्या देते हैं, किराया देने का मतलब क्या, पैसा देना। किराया तो कोई वस्तु नहीं ना है, क्या भाई लीजिए किराया आपका है, किराया तो सामान नहीं है। किराया एक कारण है पैसे के आने का और पैसे के जाने का। तो पैसा जो हुआ वो क्या कहलाएगा, रियल। और किराया क्या कहलाएगा, नॉमिनल। बात समझ में? आप कहीं काम कर रहे हैं और अगला आपको सैलरी दे रहे हैं, तो सैलरी मतलब क्या, सैलरी कोई वस्तु नहीं है, सैलरी उस पैसे के आने का कारण है। तो पैसा हो गया रियल और सैलरी हो गया। आप ये कलम खरीदे तो कलम क्या हो गया, कलम के आने का कारण है खरीदना, तो खरीदना क्या हो गया, परचेज क्या हो गया, नॉमिनल। मतलब पैसे के आने जाने का जितना भी कारण होगा उसको किस में डाल दीजिए, नॉमिनल में। और वो जो सामान वस्तु पैसा होगा उसको किस में डाल दीजिए, रियल। तो दिक्कत है यहाँ तक। अब रियल में 2 तरह का अकाउंट, एक होता है टेंजेबल और एक होता है इनटेंजेबल। वो सभी वस्तुएं जिसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, उन सभी को आप क्या कहिए, टेंजेबल रियल अकाउंट। एग्जाम्पल, जितना कुछ आपको दिख रहा है, कैश कौन सा अकाउंट है, टेंजेबल। जमीन कौन सा अकाउंट है, टेंजेबल। मशीनरी कौन सा अकाउंट है, टेंजेबल। ये सब कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है। शॉर्ट कौन सा अकाउंट है, टेंजेबल। कंप्यूटर कौन सा अकाउंट है, टेंजेबल। वो सभी चीजें जो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, मतलब जितना कुछ आपको दिख रहा है वो सब का सब किस में डाल दीजिए, टेंजेबल। वो वैसा चीज जिसको आप देख नहीं सकते हैं, कैन नॉट सी, केवल और केवल पैसे में माप सकते हो, उस तरह के अकाउंट को हम क्या कहते हैं, इंटेंजिबल। जैसे एग्जाम्पल, शेयर का मतलब है हिस्सेदारी। शेयर मतलब हिस्सेदारी, आप समझिएगा जरा। ये कलम मान के चलिए कि 2 दोस्त मिल के खरीदे, ये कलम 2 लोग मिल के खरीदे। एक आदमी 20 रुपये लगाया, एक आदमी 10 रुपये लगाया। 30 रुपये का कलम है। अब किसी व्यक्ति को दिया और कहे कि इसमें हमको हिस्सेदारी दिखाइए, कैसे दिखाइए, इससे कलम का कैसे बटाएगा, क्या बेच के 50-50, बेच के 50-50। ऐसा तो नहीं होगा कि ढक्कन इंकर हो जाएगा, हाई इंकर हो जाएगा, अगर अंदर के इंक वाला इसका हो जाएगा, ऐसा कभी हिस्सेदारी बटेगा, नहीं बटेगा। इसको देखना होगा तो आप कहेगा कि 30 रुपये इसका वैल्यू है, 10 रुपये का वैल्यू का इनका है और 20 रुपये का वैल्यू का इनका। दैट इज कॉल्ड शेयर। शेयर मार्केट में पैसे लगाने को यही कहते हैं। आप किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में अपना पैसा इन्वेस्ट करो,
आप रिलायंस ट्रेड में 5 लाख रुपए अपना लगा, तो 5 लाख रुपए रिलायंस ट्रेड में लगाने का मतलब क्या होगा? आप 5 लाख रुपए उस कंपनी में इन्वेस्ट किए, वो पैसा के बदले में आपको सामान नहीं दिखेगा। मतलब रिलायंस कंपनी का अगर 20 तल्ला बिल्डिंग होगा तो ऐसा नहीं कि 5 लाख के मैंने 1 तल्ला बिल्डिंग का भाव, ऐसा कभी होगा? या रिलायंस का पेट्रोल टंकी होगा तो कहेगा कि 5 लाख तो मैं लगा अब टंकी हमारा, ऐसा कभी नहीं होगा। क्या होगा? 1 करोड़ रुपए का अगर उसका वैल्यू है तो उसमें 5 लाख रुपए आपका हिस्सेदारी है, दैट इज कॉल्ड शेयर। तो ये चीज कभी दिखता नहीं है, इसको आप केवल और केवल किस में मापते हैं? पैसे में। ओके, दूसरा आता है इसी में गुडविल। गुडविल को हिंदी में कहते हैं ख्याति। गुडविल मतलब ख्याति। जैसे आपको अगर मोबाइल अभी खरीदना हो, कौन कंपनी का खरीदा है? घर वाला अनलिमिटेड कर दिया, ले जाओ बेटा आज खरीदिए लो जॉन मन करे आईफोन। 90% आदमी तो जाके आईफोन ही खरीदेगा अगर पूरा पैसा मिल जाए तो, ठीक। उससे कम। अब दूसरा बात, आपको अपना पैसा बचा के अगर खरीदना हो तो रेडमी या रियलमी, वो अगर आईफोन ना खरीदेगा नहीं ना खरीदेगा उस समय। कारण पैसा। कारण पैसा। गुडविल का मतलब समझिए, गुडविल मतलब है ख्याति, मार्केट वैल्यू। एप्पल कंपनी का आईफोन का गुडविल मार्केट में बहुत अच्छा है, आप उसको लेके चल रहे हैं, इसका मतलब आपका भी वैल्यू थोड़ा सा स्टैंडर्ड है। वो उस कंपनी का क्या हुआ? गुडविल हुआ। ये क्या दिखता है क्या? जी नहीं। इसको हम लोग किसमें मापते हैं? पैसे में। भाई उसका मार्केट वैल्यू 1000 करोड़ रुपए का है, दैट इज कॉल्ड गुडविल। ट्रेडमार्क, बहुत सारे कंपनियों के नाम के आसपास आप ऐसा सिंबल देखते हो, टीएफ लिखा हुआ है। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क मतलब जैसे आपको सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक फैक्ट्री खोलना है जूता बनाने का चांदी में, क्या आप उस फैक्ट्री का नाम कैंपस रख सकते हैं, या बाटा रख सकते हैं, या पूमा रख सकते हैं? नहीं। क्या है? जैसे कैंपस रखेगा ना, कंपनी वाला आके केस कर देगा, फैक्ट्री तो बंद होबे करेगा, प्लस में जुर्माना भी आप ही को भरना। बात में रहा, उस नाम का कंपनी ने अपना ट्रेडमार्क करा लिया, बिना उसके नाम को आप बताए, मतलब कंपनी से आपको परमिशन लेना होगा कि क्या इस नाम को हम इस्तेमाल करें। अगर वो परमिशन देगा तभी आप उसका यूज करिएगा। बात में रहा है, गोपाली चौक पे जाएगा तो एडिडास के जूता 350 रुपये में मिलता है, तो वो मिलेगा। उसके नाम को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अभिबास लिखा रहेगा, ठीक। मतलब पूरा का पूरा वो नाम इस्तेमाल नहीं करेगा, थोड़ा सा उस नाम में थोड़ा सा इधर उधर कर देगा। अगर पूरा वो नाम आप यूज करिएगा तो उसका आपको क्या लेना पड़ेगा? ट्रेडमार्क, मार्केट वैल्यू लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको दिखती नहीं है, इसको हम क्या कहते हैं? इंटेलिजेंस, ठीक। एक और चीज इसी में आता है कॉपीराइट। किताब सब लोग पढ़ता ही होगा, किताब के दूसरे तीसरे पेज में आपको कॉपीराइट का सिंबल दिखता होगा, सी लिखा हुआ। ये कॉपीराइट का सिंबल का मतलब हुआ कि उस किताब को बिना आप उस प्रकाशन से पूछे जीरोक्स करा के अगर मार्केट में बेचते हैं तो ये इलीगल है, ये लगभग सब लोग जानता होगा, ठीक है। कॉपीराइट का मतलब कि उस प्रकाशन ने उस किताब के राइटर को कुछ पैसा दे दिया, भाई यही लीजिए 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए, और आपका बुक केवल और केवल हम ही छाप सकते हैं, हम ही बेच सकते हैं। असल में तो उस बुक पे, उस कंटेंट पे, उस प्रकाशन का अधिकार होगा, दैट इज कॉल्ड कॉपीराइट। तो इन सारी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं? तो दिक्कत है यहाँ का। टेंजेबल का मतलब जिसको देख छू सके, खरीद बेच सकते, वो हुआ टेंजेबल, और जिसको देख छू नहीं सकते, केवल पैसे में माप सकते हैं, वो हो गया इंटेंजिबल। पैसे के आने जाने का जितना भी कारण होगा वो सब क्या कहलाएगा? तो दिक्कत है यहाँ तक। एग्जाम्पल आप लोग चलिए समझिए। पर्सनल अकाउंट का मतलब वैसा अकाउंट जो व्यक्ति से संबंधित हो, उस तरह के अकाउंट को हम लोग पर्सनल अकाउंट कहते हैं। पर्सनल अकाउंट का नियम क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। वो व्यक्ति जो आपसे कोई भी सामान पैसा ले रहा है उसको आप डेबिटर कहें, और डेबिटर को हम लोग डीआर से इंडिकेट करते हैं।
और वो व्यक्ति जो आपको सामान रुपया पैसा दे रहा है उसको क्रेडिटर कहते हैं और उसको सीआर से डिनोट करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसका अगर आपसे कोई पूछे गोल्डन रूल तो सीधा आपको लेगा डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो लेने वाला व्यक्ति होगा वो डीआर के तरफ लिखाएगा, जो देने वाला व्यक्ति होगा वो सीआर के तरफ लिखाएगा। अब जितना भी आपके पास सवाल आएगा उस सवाल को आप इस फॉर्मेट में लिखेंगे। मतलब कि एक सवाल आपके पास ये आया कि कमलेश 45 रुपया संजय को दे रहे हैं। कमलेश पेड RS 4500 टू संजय। अब ये तो नॉर्मल भाषा में आप लिख दिए। इसको अकाउंट्स के रूप में कैसे लिखेंगे, जर्नल में कैसे लिखेंगे? इसको क्या कहते हैं, इस फॉर्मेट को हम क्या कहते हैं, जर्नल। जर्नल को हिंदी में कहा जाता है रोजनामचा। जर्नल का मतलब है वैसा एक जगह जहाँ पे आप सारे हिसाब किताब को लगातार क्रमवाइज लिखते जाते हैं। उस तरह के पेज को हम लोग क्या कहते हैं, जर्नल। जैसे आप यहाँ पे फी देते हैं तो आप फी को सबसे पहले कहाँ हम लिखते हैं, रसीद। आप जैसे पैसा दिए रसीद काट के आपको दे दिए, जो जैसे जैसे पैसा देता है उसका रसीद काट के मिलते जाता है। अब पहला बार जब आप एडमिशन लिए होंगे तो सबका एडमिशन के हिसाब से रोल नंबर होगा क्रम से। जो पहले एडमिशन लिया होगा उसका पहला होगा, उसके बाद अगला महीना जरूरी है कि आप उसी क्रम में पैसा देते हैं, तो जरूरी है। हो सकता है कोई पहले देता है, हो सकता है कोई उसके बाद देता है। तो किसी भी लेन देन को सबसे पहले जहाँ लिखा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जर्नल। मतलब रसीद जो हमारा हुआ, रसीद क्या हो गया, जर्नल हो गया। अब उस रसीद को काट कर हम छोड़ देते हैं, जी नहीं। अब क्या किया है कि सब लोगों का एक वो अलग अलग पन्ना बना है जिसको कहते हैं लेजर। उसको हम क्या कहते हैं, लेजर। आपका हिसाब हर एक पन्ना पर अलग अलग, आप चाहे पहले दीजिए चाहे बाद में दीजिए। जब आप पैसा दीजिएगा उस पर हिसाब लिख देंगे। तो पहला काम हुआ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन को हमने कहाँ लिखा, जर्नल। और जर्नल के हिसाब को कहाँ लिखेंगे, लेजर। जर्नल के हिसाब को कहाँ लिखेंगे, लेजर। तो ये हुआ ट्रांजेक्शन कि 4500 रुपया हम कमलेश ने संजय को दिया। अब इसको यहाँ लिखेंगे क्या? सबसे पहले तो आप सवाल में ये ढूंढिए कि कौन लेने वाला है और कौन देने वाला है। कमलेश दे रहा है तो कमलेश क्या हुआ, देने वाला। कमलेश को क्या कहेंगे, सीआर। और संजय लेने वाला है तो संजय को क्या कहेंगे, जर्नल का नियम क्या है वो समझे। डेट का मतलब है लेन देन का तारीख। पार्टिकुलर्स को हिंदी में कहते हैं विवरण। जो भी आप लेन देन करेंगे उसका डिटेल्स यहाँ पे लिखेंगे। एलएफ को कहते हैं लेजर फोलियो। लेजर फोलियो का मतलब हुआ रसीद संख्या। कोई भी आपको रसीद देगा तो ऑब्वियस उस पर कोई ना कोई एक नंबर रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, रसीद नंबर। फिलहाल ये खाली रहेगा क्योंकि रसीद नंबर तभी देना है ना। और यहाँ डीआर का पैसा और यहाँ पर सीआर। नियम है कि पहले डेबिटर को लिखा जाए। कमलेश संजय को दे रहा है तो संजय डेबिटर हुआ ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग संजय और उसमें स्टॉफियस लगेंगे। मतलब संजय का अकाउंट डीआर और टू का मतलब से, किससे ले रहा है, कमलेश अकाउंट। ध्यान रखिएगा सीआर को 2 से इंडिकेट किया जाता है। इसमें अब फिर आगे स्लैश देके आपको सीआर डालने की आवश्यकता नहीं है। आप 2 लगा दिए इसका मतलब वो क्रेडिटर हो। डीआर में आपको डीआर का सिंबल डालना है। अब संजय के पास कितना रुपया पहुंचा, 4500, तो डीआर के सामने डाल दो। और कमलेश के पास से कितना रुपया गया, 4500। ठीक। इसमें एक और चीज जोड़ा जाता है, नरेशन। थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा तो बताएंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 2 कमलेश पेड RS 4500 टू। ये उसके लिए जब सवाल आपको आसानी से समझ में ना आए तो बस में आ रहा है। तो अभी फिलहाल नरेशन आप लोग नहीं लिखेंगे, अभी अकाउंट को लिखना ही सीख रहे हैं। किसी भी सवाल को पढ़ना है, सवाल में 2 चीज छाटना है, एक डीआर और एक सीआर। डीआर को ऊपर लिख देना है और सीआर को नीचे। कोई दिक्कत, नोट करिए। अमन ले रहा है, अमन अकाउंट को होगा डीआर। अमन कितना रुपया ले रहा है,
1400। उसके बाद उमेश भी ले रहे हैं जी। तो उमेश अकाउंट भी दिया। यहाँ एंड लगा के नहीं लिखना है कि अमन एंड उमेश, काम गड़बड़ हो जाएगा, सबका हिसाब अलग अलग रहेगा। बहुत लोग एंड लगा के लिख दिए होंगे। यहाँ 600 और 2 दे कौन रहा है दोनों को? जय। जय के पास से कितने रुपए गया? एंड लगा के नहीं लिखना। जैसे 2 लोग फी देंगे तो दोनों लोग का अलग अलग ना खाता में लिखेंगे, एक रसीद पे तो नहीं काट के देंगे। बन गया? रकम ले रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रतन अकाउंट दिया। रतन के पास 100 रुपया मिल जाएगा? 1500 ना? 1500 2 किससे? तो पहले बिट्टू से 800 रुपया और उसके बाद 2 किससे? चंदन से। देखिए पहला सवाल है कमलेश पेड RS 4500 टू संजय। मतलब हुआ कि कमलेश 4500 रुपया संजय को दे रहे हैं, तो कमलेश देने वाला इसलिए कमलेश क्रेडिटर और संजय लेने वाला इसलिए संजय डेबिटर। दूसरा सवाल है राजू रिसीव कर रहा है 1200 रुपया मंटू से, तो राजू रिसीव कर रहा है तो राजू हो गया डेबिटर और मंटू हो गया क्रेडिटर। तीसरा सवाल है सुरेश SBI में 5200 रुपया जमा कर रहे हैं, तो SBI हो गया लेने वाला, SBI हो गया डेबिटर और सुरेश हो गया क्रेडिटर। चौथा सवाल है जय 1400 रुपया अमन को दे रहा है और 600 रुपया उमेश को दे रहा है, तो अमन हो गया लेने वाला और उमेश भी लेने वाला, दोनों टीआर और जय क्या हो गया? सीआर। पांचवा सवाल है कि रतन 800 रुपया बिट्टू से ले रहा है और 700 रुपया चंदन से ले रहा है, तो रतन ले रहा है, रतन के पास टोटल कितना मिल गया? 1500, जिसमें से बिट्टू 800 और चंदन 700। तो दिक्कत